गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। जैसा आप जानते हैं, मैं आपको लगातार बंगाल से जुड़ी कहानियाँ, किस्से, आज़ादी, पार्टीशन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें बताता रहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि भारत के बहुत सारे ऐसे अध्याय हैं जिनको जानबूझ के बंद करके ताला लगा दिया गया, ताकि भारत का एक झूठ मूठ का सेकुलर नैरेटिव जिंदा रखा जा सके। किसी ने कोशिश ही नहीं की ये जानने की कि आखिर एक राष्ट्र जो हिंदुओं का होमलैंड है, उनका परसिक्यूशन, उनका जेनोसाइड, उनके ऊपर अत्याचार, उनकी गुलामी के पीछे कौन विलेंस थे और उससे छुटवाने के लिए कौन हीरोज थे। इसलिए मैं उन अध्यायों को आपके सामने धीरे धीरे ला रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कोई किस्सा, कहानी, कोई भी इंसिडेंट बंगाल से जुड़ा हुआ अगर आप जानते हैं, तो कृपया आप रिप्लाई में लिंक डाल सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां चाहें आप शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने भारतीय किसानों की आवाज को बुलंद किया और कॉलोनियल पावर को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, ये कहानी है 1859 और 60 में हुए नील विद्रोह, जिसको इंडिगो रिवोल्ट बोला जाता है, उसके बारे में। आप एपिसोड पूरा देखिए, अंत तक देखिए, दोबारा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप धीरे धीरे भारतीय इतिहास के ज्ञानी बनते जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आज जिस नीले रंग की जीन्स या कपड़े आप पहनते हैं या दीवारों पे जो नील पोती जाती है, उसका एक हिस्टोरिकल हेरिटेज भी है। नील यानी अंग्रेजी में इंडिगो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल हुआ करती थी, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए यह कभी अभिशाप से कम नहीं था। शोषण, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जब किसानों ने आवाज उठाई, तो यह आंदोलन इतिहास में नील विद्रोह के नाम से दर्ज हो गया। दोस्तों, भारत में नील की खेती का इतिहास काफी पुराना है। मिडिवल पीरियड में गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में इसका प्रोडक्शन होता था, लेकिन 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल नील प्रोडक्शन का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। 1796 में लंदन में टोटल नील इंपोर्ट का 67% हिस्सा अकेले बंगाल से आता था। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं रिसेंटली जब बंगाल गया था, वहाँ का जो यूथ है उनसे जब मैंने बात की, हज़ारों की तादाद में आए थे मेरे भाषण में। किसी को पता ही नहीं था कि नील आंदोलन और नील का सबसे ज़्यादा उत्पादन बंगाल में होता था। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन ट्रेडर्स ने महसूस किया कि नील का व्यापार बेहद प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसीलिए उन्होंने किसानों को मजबूर किया कि वे बाकी फसलों को छोड़कर सिर्फ नील उगाएं। यह खेती 3 कठिया सिस्टम के तहत होती थी, जिसमें जमींदार और बागान मालिक किसानों को एडवांस मनी देकर नील की खेती करवाते थे, लेकिन किसानों को उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। और जब वे नील उगाने से इनकार करते थे तो उन्हें यातनाएं दी जाती थीं। नील की खेती बेहद श्रम साध्य और जटिल प्रक्रिया थी। नील के पौधों को बारिश से पहले काटा जाता था। पौधों को फिर पानी में डुबोकर उनके रंगों को निचोड़ के निकाला जाता था। इस प्रोसेस से नील का गहरा नीला रंग उभर कर आता था। इसे सुखाकर केक या चूर्ण में बदल दिया जाता था और फिर यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता था। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के बीच नील उगाने वाले किसानों की स्थिति धीरे धीरे बदतर होती गई। यूरोपियन बागान मालिक किसानों को बहुत कम पैसे देते थे, जबकि वे सारा मुनाफा खुद रख लेते थे। यह सीधा सीधा एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन का केस था। जब किसानों ने अपनी तकलीफें सामने रखनी चालू करी तो उन्हें धमकाया गया, पीटा गया और कई बार तो उनकी जमीन तक छीन ली गई। जब यह शोषण अपनी चरम सीमा पर पहुंचा, तब 1859 और 60 में बंगाल में नील किसानों ने एक विद्रोह का शंख बजा दिया। सबसे पहले किसानों ने सत्याग्रह की राह अपनाई। उन्होंने नील उगाने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने गांव के यूरोपियन ट्रेडर्स और उनके एजेंट्स के खिलाफ आंदोलन किया। फिर किसानों ने बागानों को नुकसान पहुंचाया और एक हिंसक झड़पें हुई।
सरकार ने नील किसानों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। बंगाल के इंटेलेक्चुअल्स और प्रेस ने किसानों के पक्ष में आवाज उठाई, उस ऑपरेशन के अगेंस्ट आवाज उठाई, उस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक इंटेलेक्चुअल या जिसको बोले बुद्धिजीविक लड़ाई चालू करी। दोस्तों, इस आंदोलन का प्रभाव बहुत गहरा था। सरकार को किसानों की मांगों को सुनना पड़ा और 1860 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिगो इंक्वायरी कमीशन की स्थापना की, जिसने किसानों पर हो रहे अत्याचारों की जांच की। और इसके बाद नील की खेती मैंडेटरी नहीं रही और ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन काफी हद तक कम हुआ। लेकिन नील विद्रोह सिर्फ एक आर्थिक संघर्ष नहीं था, यह भारत में स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआती संकेत था। मैं तो यह कहूँगा कि जो स्वतंत्रता संग्राम की नींवें रखी गईं, उनमें से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नींव थी। इसने ये दिखाया कि जब आम जनता एकजुट होकर खड़ी होती है, जब वी द पीपल बड़े से बड़े सिस्टम से लड़ाई लड़ते हैं, तो वो किसी भी सत्ता, किसी भी सरकार, किसी भी सिस्टम को ना सिर्फ चुनौती दे सकते हैं, उनको अपने घुटनों पे बैठा सकते हैं। दोस्तों, इस विद्रोह पर आधारित सबसे प्रसिद्ध साहित्यिक कृति थी नील दर्पण, जिसे बांग्ला लेखक दीनबंधु मित्रा ने 1860 में लिखा था। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। जब तक ये नाटक बंगाली में था, किसी को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब इस नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तो ब्रिटिश अधिकारियों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने ट्रांसलेटर जेम्स लॉन्ग को ही जेल भेज दिया। नील विद्रोह के लगभग 50 साल बाद 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील किसानों के समर्थन में सत्याग्रह किया। यह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। नील विद्रोह सिर्फ एक किसान आंदोलन नहीं था, यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम की फाउंडेशन स्टोन था। यह आंदोलन यह दिखाता है कि जब शोषण अपनी हद पार कर जाता है तो जनता का विद्रोह इनएविटेबल होता जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट लिखिए। मैं उन लोगों में से हूँ जो कमेंट्स को सीरियसली पढ़ता है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसा लिखते हैं कि क्या ये शैडो बैंड है, आपकी चैनल क्या शैडो बैंड है। इतनी इम्पॉर्टेंट और इतनी महत्वपूर्ण बातें आप बताते हैं, तो फिर ये लाखों में इसके व्यूअर्स क्यों नहीं होते, लाखों में ये वायरल क्यों नहीं होता है? तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक मज़े की बात ये बताना चाहता हूँ, शैडो बैंड मेरी चैनल है या नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आज का जो समाज है, इस समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो शैडो बैंड हो गया है इंटेलिजेंस से। लोग आज की तारीख में हल्की फुल्की सेंसेशनल बातें सुनने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मुझ जैसे लोग जिनका धर्म और कर्तव्य आप तक सत्य लाना है, वो सिर्फ इसलिए खामोश हो जाएं या सेंसेशनल बातें करने लगें सिर्फ व्यूअरशिप के लिए। फिर आप मुझे बताइए कि एक ईमानदार वक्ता में और एक एजेंडा ड्रिवन वक्ता में फ़र्क क्या रह जाएगा? तो अगर आप सोचते हैं कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो करेक्ट है, अगर मेरा नैरेटिव करेक्ट है, तो आप ही इसको आगे बढ़ाइए, 2-4 दोस्तों को दिखाइए अगर आपको ऐसा है। वरना कमेंट में अगर आपके पास बंगाल से जुड़ी कोई कहानी, किस्सा, कुछ भी है, प्लीज़ राइट इट। अगर आपको लगता है आपका कमेंट कौन पढ़ेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। मैं तो डेफिनेटली पढ़ूंगा और मेरे जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं। तो अगली बार फिर मिलूँगा मैं आपसे एक बंगाल से जुड़ी हुई दिलचस्प कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।